हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और हम अपनी क्लास 7th में बच्चों पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति को पढ़ रहे हैं, जिसको आज हमें कंटिन्यू करना है। बच्चों, पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैनल पसंद आता होगा। आप इसे जरूर लाइक करते होंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए बच्चों अपने फ्रेंड से, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारी बातें, जिनको हमें रिवाइज भी करवाऊंगी। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आणविक संरचना पढ़ चुके हैं। बहुत सारी बात हम लोग ये सब अच्छे अपनी पहले की वीडियो में जान चुके हैं। और बच्चों, आज हम लोग करेंगे यहाँ पर एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट यानी कि तत्व और यौगिक, उनके विषय में हम लोग यहाँ पर आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे देख लेते हैं, कुछ रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है, यानी पदार्थ किसे कहते हैं। यानी पदार्थ वो है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और हम जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ न कुछ भार जरूर होता है, वो क्या होता है, वो पदार्थ होता है। हमें महसूस नहीं कर सकते, अपनी इंद्रियों द्वारा इसका ज्ञान कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं इसको अपनी इंद्रियों द्वारा। वो सारी चीजें क्या होती है, वो पदार्थ होती है। फिर बता देखिए, पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई अणु तथा परमाणु, यानी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अणु तथा परमाणु से मिलकर बना होता है। इनके बारे में हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ अनेक छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। और परमाणु क्या है? पदार्थ का वो सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और जब 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके मिलते हैं, यानी समूह बनाते हैं, तो हम इन्हें अणु कहते हैं। ये हम बच्चों अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाएँ क्या हैं? ठोस, द्रव व गैस। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएँ हैं। और इनके इन अवस्थाओं में हम ये जान चुके हैं कि ठोस क्या चीज़ है, द्रव क्या चीज़ है और गैस क्या चीज़ है। ठोस में अणु पास-पास होते हैं, इनकी हमने आणविक संरचना पढ़ी थी, यानी ठोस के जो अणु होते हैं वो पास-पास होते हैं। एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराआण्विक बल। ये बल ठोसों में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, ठोसों में, उससे कम द्रवों में और उससे कम गैस में होता है। ये ठोस, द्रव और गैस की हम लोग आणविक संरचना को पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कौन चीज़? एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तत्व, यानी तत्व कौन से पदार्थ होते हैं? वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। यानी तत्व वो चीज़ है, यानी वो है कि जिसमें एक ही तरीके के परमाणु होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं तत्व। यानी यहाँ पर परमाणु कैसे होंगे? एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। हम जानते हैं कोई पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बना, परमाणु से मिलकर बना होता है, तो परमाणु यहाँ पर कैसे होंगे? एक ही प्रकार के। जैसे कि हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन उन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे परमाणु में केवल एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर बच्चे देखते हैं कि ये देखिए, हाइड्रोजन का आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हाइड्रोजन में समान होता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का चित्र बना हुआ है H2, यानी यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या है? सेम कंपाउंड अणु है, परमाणु है। एच यानी कि परमाणु यहाँ पर 2 है जो मिलकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि सेम परमाणु है, समान परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु है, तो ये क्या हुए? ये हमारे हो जाएँगे तत्व। यहाँ पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यानी Cl2। क्लोरीन में देखिए एक ये क्लोरीन का है और एक ये क्लोरीन का परमाणु है, दोनों परमाणु सेम है, एक ही जैसे है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया? ये Cl2, ये क्या है? तत्व है। तो बच्चों, आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि तत्व क्या है, यानी कि वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम तत्व कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन, 2 स्ट्रक्चर बना के दिए गए हैं। हाइड्रोजन में H2, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर बनता है H2, क्लोरीन, क्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर बनते हैं Cl2। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या है? ये सारे तत्व हैं। अब हम देखते हैं बच्चों अगला कि यौगिक क्या चीज़ है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक बंधों के द्वारा, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार बंध को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार बने हुए पदार्थों को हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यानी तत्व में हमारे एक ही जैसे परमाणु थे, यहाँ पर हमारे एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया को करके जुड़े हुए जो पदार्थ होते हैं, उनसे जो नया पदार्थ बनता है वो यौगिक कहलाता है। जैसे कि नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। यहाँ पर हम देख लेते हैं
ये देखिए NaCl नमक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो Na का परमाणु और एक Cl का परमाणु। ये NaCl जो है, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, यानी कि नमक। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया यौगिक। दूसरा देखते हैं, ये देखिए H2O, H2 में हमारे पास H है, H के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी 3 चीज़ें, यानी 2 तो H के समान है और 1 ऑक्सीजन का अलग है, यानी कि ये क्या हो गया? ये यौगिक हो गया। तो इस प्रकार यौगिक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी कि वो रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर एक नए नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनको कहते हैं यौगिक। यहाँ पर देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर COO यानी कार्बन का एक है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु लगे हैं और मिलकर बनाते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमें बहुत क्लियर हो गया है कि तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं और यौगिक जो होते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? यौगिक। तो तत्व और यौगिक में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। यहाँ पर हम बच्चे देख लेते हैं कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है? क्या है तत्व और क्या है यौगिक, जिसे अभी हमने समझा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है? तत्वों के अणु। तत्वों के अणु, यहाँ पर हाइड्रोजन बना हुआ है, हाइड्रोजन का देखिए एक ये परमाणु, एक ये परमाणु, ये सब मिलकर जान के एक हाइड्रोजन का अणु बनता है। तो ये क्या है? ये तत्व। यहाँ पर सेम हाइड्रोजन के परमाणु है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का एक परमाणु और दूसरा परमाणु ये है और मिलकर बन गया O2, यानी 2 परमाणु मिलकर बन गए क्या? अणु बन गए। तो अणु ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। हम पहले ही जानते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर बात ये करनी है कि अणुओं में समान परमाणु है या असमान परमाणु। अगर समान परमाणु है तो वो यौगिक है, जैसे यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बच्चों, क्या देखिए क्लोरीन का है और एक ही क्लोरीन का है, यानी 2 मिलकर बन गए क्लोरीन का अणु। तो यहाँ पर अणु बना है क्लोरीन का, जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है और यहाँ पर देखने की बात ये है कि यहाँ पर क्लोरीन के जो 2 परमाणु आपस में जो जुड़े हुए हैं, वो सेम है, एक ही प्रकार के। तो ये सब क्या हो गए? ये हमारे तत्व हो गए। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि यौगिक, यहाँ पर देखिए H2, जैसे कि अभी हमने पहले स्लाइड में बताया कि आपको H2O यानी कि जल में 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ था, यानी कि 2 से या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? यौगिक हो गए। यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए एक यहाँ पर H का है और एक Cl का है, 2 अलग-अलग हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा वो क्या होगा? वो यौगिक होगा। तो तत्व और यौगिक में अंतर आपको बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि तत्व क्या चीज़ है और यौगिक क्या है। अणु और परमाणुओं से मिलकर ही अणु बनता है और अणु अगर सेम होते हैं तो तत्व हो गया और अगर अलग-अलग हो जाते हैं तो क्या होगा? परमाणु अगर अलग-अलग होते हैं किसी भी पदार्थ में तो वो यौगिक कहलाएगा, यानी यौगिक हो जाएँगे और तत्वों में परमाणु जो होंगे वो सेम प्रकार के होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बच्चों एक अपनी तालिका देख लेते हैं, जहाँ पर हमें सिम्बल्स दिए, किससे किसको क्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित किया जाएगा? यहाँ पर आप देखो बच्चों, हाइड्रोजन को एस से प्रदर्शित करेंगे, हीलियम को He से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से लिथियम Li, बेरियम बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, N नाइट्रोजन, O किसका है? ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne। और यहाँ पर देखिए Na सोडियम का, मैग्नीशियम का क्या है? Mg, Al किसका है? एल्यूमीनियम का, Si किसका? सिलिकॉन का। तो इस तरीके से ये जो संकेत हैं, जो सिंबल हैं हमारे तत्वों के, वो यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इनका याद होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और बिल्कुल ना भूलने वाली पोज़ीशन की तरह आप इसको याद करेंगे, 2-4 बार जब याद करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये परमाणु संख्या और परमाणु भार हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं कि जैसे हम रसायन की क्या भाषा है। जैसे कि गणित में हम करते हैं, गणित में हमें अगर मान लो कुछ हल करना होता है, कोई सवाल होता है, तो या तो हम उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, यानी गणितीय चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ये गणितीय चिन्ह इसलिए ग्रेटर लेज़र का, क्योंकि, त्रिभुज, ये सारे छोटा-बड़ा, ये सारे हम व्यक्त करते हैं, बराबर, बराबर नहीं का प्रयोग हम करते हैं। इन प्रतीक का जो ये हमारे प्रतीक हैं, ये प्रतीक का प्रयोग पूरे एवं विस्तृत रूप से लिखने में समय लगता है, स्थान बचाने के लिए किया जाता है। प्रतीक चिन्हों का प्रयोग केवल गणित में ही नहीं करते, यानी जो ये हमने अभी ऊपर देखे
कि केवल गणित में ही हम नहीं करते इनका प्रयोग। इनका प्रयोग हम जो है क्या करेंगे, रासायनिक में करते हैं, यानी विज्ञान में भी करते हैं, करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि अब तक के जितने भी, क्योंकि तत्व तो बहुत सारे खोजे खोजे जा चुके हैं, 118 से ऊपर हो चुके हैं, लाखों इनसे बने हुए यौगिक खोजे जा सके, तो हम इनको याद करने में, हमें देखने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए हम इनका क्या करते हैं, एक सिंबल जैसे अभी आपने पिछले देखा था, तो इनको प्रतीकों के द्वारा हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो तत्वों के प्रतीक की जो बात आई थी, वो यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। विभिन्न तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर लगभग अलग-अलग निशान लगाकर, जैसे ये देखिए वृत्त बने हैं, इसके अंदर क्या हुआ, उन्होंने अलग-अलग निशान लगाकर बनाए। डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रस्तावित किए गए, यहाँ पर देखिए देख रहे हैं आप कैसे इन्होंने वृत्त में ही अलग-अलग निशान लगाकर तत्वों की प्रतीक करी। यूनान में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। आगे देख सकते हैं बच्चों हम लोग कि इसके बाद स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि तत्व का नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। उसी समय अनेक वैज्ञानिकों ने इस सुझाव का कड़ा विरोध किया। किंतु 100 वर्षों के बाद उनके सुझाव को मान्यता दी गई। इस प्रकार अब प्रत्येक तत्व को अंग्रेजी वर्णमाला के 1 या 2 अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे कि अभी-अभी आपने देखा था, हाइड्रोजन को एस से हम दर्शाते हैं, सल्फर को एस से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं, क्लोरीन को सी से, कार्बन को सी से, क्लोरीन को सीएल से, कार्बन को सी से निर्धारित किया गया है। यानी कि अंग्रेजी का जो लेटर है उसका पहला, जैसे मान लें सल्फर एस से शुरू होता है, तो उसे एस से, यानी कि जो उनके नाम का अक्षर का जो पहला लेटर है उससे हम लोग निर्धारित करते हैं। एक तत्व के लिए पहला अक्षर प्रतीक निर्धारित कर बाकी के लिए पहले अक्षर के साथ एक और अक्षर जोड़कर उसका प्रतीक निर्धारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा लघु अक्षर में, यानी कि अगर हमें देखना ये है यहाँ पर कि अगर मान लें हमारा कार्बन है, कार्बन है। कार्बन में जो पहला सी लेटर है, यानी कि पहला जो लेटर है, वो कैपिटल से होगा। अगर उसी जगह पे हम लिथियम देख लेते हैं, लिथियम को हम लिखते हैं एल-आई, यानी एल तो कैपिटल से है और एल क्या स्मॉल लेटर से। तो पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से होगा, दूसरा स्मॉल लेटर से, यानी लघु अक्षर से लिखा जाता है। इस तरीके से हम प्रतीकों को उनके लैटिन भाषा के नाम पर आधारित तय कर सकते हैं, और हमने अभी तालिका भी देखी थी कि किस तरीके से हमने उनका याद किया था कि हाइड्रोजन का एच होता है, क्लोरीन का सीएल होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है। इस तरीके से हम वो तालिका अच्छे से याद करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हम प्रतीक है उनका आखिर महत्व क्या है? क्यों हम प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं? किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त करता है। तत्व का नाम, अगर हमने एच लिखा तो हम जान जाएँगे कि हाइड्रोजन का है। तत्व का एक परमाणु, यानी इसमें कितने परमाणु लगे इसको भी हम जान सकते हैं। इस प्रकार प्रतीक जो है वो तत्व को, हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। तो प्रतीकों का बहुत अधिक महत्व है कि कितने ज़्यादा जो तत्व खोए खोजे जा चुके हैं और उनसे बने हुए जो यौगिक है, बहुत सारे यौगिक हैं। उन यौगिकों को याद करना, अलग-अलग रखना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उनके पहले चिन्ह बनाए गए ताकि समय और स्थान को भी बचाया जा सके और अच्छे से उसे याद किया जा सके। फिर आगे चल के आप पढ़ेंगे कैसे इनको ग्रुपों में रखा गया है, कैसे उनको अलग-अलग उनके गुणों के आधार पर बाँटा गया है। बच्चों आज हम बात कर लेते हैं आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत वो दवा है। यानी आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत वो दवा है जिसके बूते नाकामी नाम की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अक्सर हम लोग जब किसी काम में नाकाम हो जाते हैं, चाहे वो परीक्षा हो, अगर हम बाई चांस किसी तरीके से हमारे नंबर कम रह जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं। एक अंदर अपने डिप्रेशन की भावना आ जाती है, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है और हम कड़ी मेहनत को करने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर एक बार अगर हमारे से गलती हो भी गई, हमारा नंबर कम भी आ गया, लेकिन हमने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया, अपनी मेहनत पर हमें अगर अपने विश्वास है, यानी कि हमें अपने कर्म पर विश्वास है, तो ये वो दवा है जिसके बूते पर हम नाकामी नाम की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी दिक्कत अगर आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट करिएगा और हो सके तो अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने आत्मविश्वास पर विश्वास कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, हमारे लोगों का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू बच्चों।